बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन बजट इजलास जो हुआ है, उस बजट इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब ऐवान के अंदर आए हैं तो ऐवान के अंदर आके वो अपोजिशन बेंचेस की तरफ गए और जो उनकी तस्वीर मंजर आम पे आई। मनाजिर तो सभी ने देखे, लेकिन एक तस्वीर बाकायदा तौर पे शेयर की गई जिसमें बाएं हाथ में उन्होंने असद कैसर साहब का हाथ पकड़ रखा था और दाएं हाथ से उन्होंने उमर अयूब साहब के साथ हाथ मिलाया हुआ था। और असद कैसर साहब के अकब में बैठे हुए थे ज़ैन कुरैशी साहब, वो भी खड़े थे अपनी नशस्त के ऊपर और वो भी देख रहे थे इन दोनों को। और जाके जब अपनी नशस्त के ऊपर बराजमान हो गए और आज वज़ीर आज़म ने जो ख़िताब किया है उसमें उन्होंने कुछ माजी के हवाले दिए। उन्होंने कहा जी जेल में मैं भी रहा और अली मोहम्मद ख़ान साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, काश कि वो उस तकरीर में मेरी वालिदा का भी तज़किरा करते। उन्होंने कहा जी मेरी वालिदा जब वफ़ात पाई तो मैंने सुपरिटेंडेंट जेल को कहा कि मुझे एक दिन की छुट्टी दे दे, मुझे छुट्टी नहीं दी गई और हमारे घर का खाना भी बन के नहीं आता था। और उन्होंने ये कहा कि जब मुझे अदालत लेके जाया जाता था तो ऐसी गाड़ी में लेके जाया जाता था जिससे मेरी कमर की तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा हो। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं चाहते कि ये ऐसा भुगतें, तो अगर बानी PTI को कोई मसाइल हैं तो बैठ के बातचीत कर लेते हैं। अब उसके जवाब में उमर अयूब साहब खड़े हुए और उमर अयूब साहब ने अपनी जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा जी बात करेंगे, लेकिन बात करने के लिए फॉर्म 47 की बजाय हमारा वज़ीर आज़म अगर बाहर आएगा तो बात करेंगे, हमारी 180 नशस्तें हमें वापस दी जाएंगी तो हम बात करेंगे। और जब वो ये बात कर रहे थे तो उनका माइक भी म्यूट कर दिया गया और फिर वो अपनी बात जारी रखे हुए थे तो जो स्पीकर कौमी असम्बली है सादिक साहब, उन्होंने कहा जी माइक ओपन कर दें। फिर माइक उनका दोबारा से ओपन किया गया। उन्होंने कहा जी कि बात करने के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब और हसन न्याजी, इनके साथ जो हुआ है उस ज़्यादती का आपको एहसास हो, आप उस पर माफ़ी मांगी तो हम बात करेंगे। तो स्पीकर साहब ने आगे से कहा कि कट मोशन में आपका नाम नहीं है, आपकी बात हो गई, आप बैठ जाइए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज तकरीर हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर में ये हमने देखा कि माइक बंद नहीं हुआ लेकिन म्यूट ज़रूर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आड़े हाथों लिया टैक्सेस के हवाले से भी। उन्होंने कहा जी टैक्स आप लाख लगा दें, लोग आपको देने पर रजामंद नहीं होंगे, इसलिए कि लोगों को ये पता है कि टैक्स आप उनसे लेंगे और आप बैरूनी कर्जे अदा करते रहेंगे। और फिर उन्होंने चाइना का हवाला दिया कि चाइना के जो वजीर थे वो पाकिस्तान आए और जब बैठे हुए थे तो उनकी तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर जो बात हुई है उस पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है, इस वक्त क्या चीजें चल रही हैं। अब यही कुछ था तो इसके साथ साथ अमेरिका की कांग्रेस का जो ऐवान है वहां पे एक करारदाद मंजूर होती है कि पाकिस्तान में अवाम को हक खुदरादियत जो है अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में जो रुकावट पेश आई और जो 2024 के इलेक्शन के नताइज हैं उसकी एक मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करवाई जाए। तो 85% अरकान ने उसके ऊपर बात की, तो जिसके जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से ये मंजर आम पे आया कि वो पाकिस्तान के निज़ाम इलेक्शन की समझ और बूझ उनको नहीं है कि जिसकी वजह से उन्होंने बयान दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसके ऊपर बयान दिया। राना साहब, सबसे पहले तो बात अमरीकी कांग्रेस की करते हैं, उनकी तरफ से जो करारदाद मंजूर हुई, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे बड़ी हैरान की हुई जब आज ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने उस करारदाद पे रद्द अमल देखा। वो करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर हुई। उस करारदाद में पाकिस्तान के इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया गया। पाकिस्तान में हकूक़ इंसानी की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर सवालिया निशान लगा दिया गया। ये सारी चीज़ें, ये ख्वाजा आसिफ साहब जिस वक्त ये बयान दे रहे हैं ये कोई 2001 की बात नहीं है, 2002 की बात नहीं है, ये कुछ अर्सा कबल की बात है। और आज जब वहाँ से ये बात आती है, जब अमेरिकन कांग्रेस से ये बात आती है कि पाकिस्तान पर इंतखाबात ठीक नहीं हुए, जब उनकी करारदाद पास होती है तो आप कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, फलां कहते हैं, वजारत खारजा से भी चले जाए। अब आपके ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, अब आपके ताल्लुकात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सैफर पर तो चीख चीख के मर गए आप सारे कि इमरान खान ने ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये किस तरह कर दिया, इससे तो हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। आपके प्रोसिक्यूशन से लेकर हर शख्स ने ये बात की। अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं? यासर साहब, इनका भी यही हाल है।
ये जब अपने पे कोई चीज़ आती है तो जनाब ये इनसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं होता। ख्वाजा आसफ का वो बयान अगर बार बार ख्वाजा आसफ साहब को भेजा जाए तो ख्वाजा साहब को महसूस हो कि ख्वाजा साहब ने उस वक्त क्या कहा था और आज क्या कहा है। क्या आज तल्लुकात खराब नहीं हो रहे? क्या आज तल्लुकात को नहीं देखा जा रहा? आपको हर चीज साइफर पे आपको नजर आ गया तल्लुकात, आपको बाकी मामलात पे नजर आ गया तल्लुकात, आपने पाकिस्तान को ऑक्सीजन भी लगवा दी, आपने वेंटिलेटर पर भी लिटा दिया, सारा कुछ कर दिया। जय यार, हम एक एटमी कुव्वत है, अल्लाह के फजलो करम से हम लड़ सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम स्टैंड ले सकते हैं, हम अपने पेट पर पत्थर बांध चुके हैं हुक्मरानों के अलावा, सियासतदानों के अलावा, तो आप फिर भी हमें ये कहते हैं। तो यासर साहब, आज की इस करारदाद के बाद तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस इंतखाबात पर सवालिया निशान था, अब वो सवालिया निशान नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के इंतखाबात इतने मशकूक हो गए हैं कि ये वाहिद इंतखाबात हैं जिसमें इतनी ज़्यादा पटिशन्स, जिसमें इतने ज़्यादा क्वाइफ, जिसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें, जिसमें बैनुल अक़वामी ताकतें, बैनुल अक़वामी कुव्वतें खुद कह रही हैं, यहाँ पर आए हुए गैर मुल्की मुबस्सरीन खुद कह रहे थे कि जनाब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता जो हम देख के आ गए हैं। इससे तो बहुत बेहतर था 3 पर्चियाँ बांधे, एक तो यासर रशीद लिख देते, एक तो नवाज शरीफ लिख देते और एक तो शहबाज शरीफ लिख देते। तुसी अपना नाम पर्ची च भी नहीं लिखवाया। मैं इनकी अल्लाह माफ़ करे, और जिसकी पर्ची निकलती उसे वज़ीर आज़म बना देते। यही करना था इन्होंने, बल्कि 3 पर्चियाँ डालते, तीनों पे शहबाज शरीफ लिखते थे। बिलावल का तो हमें पहले दिन पता था वज़ीर आज़म नहीं बनना, उसके साथ गेम घर से होनी है। नवाज शरीफ का मैंने 50 दफ़ा कहा था वज़ीर आज़म नहीं बनना, आपसे मेरी शर्त भी लगी थी और आप शर्त हार गए, लेकिन आपने हमेशा की तरह भाग गया। तो ये तो चीज़ें बड़ी क्लियर चीज़ें हैं। एक आप भाग जाते हैं, एक मेरा दोस्त राना उस्मान है वो भाग जाता है अक्सर शर्तें लगाकर। जब वो हारते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, चलो फिर फेर से। यासर साहब, बात यह है कि वो मज़ा तो तब है कि तुम जानबूझकर हारो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो हम तो इस चक्कर में हार जाते हैं। ये तो शर्मिंदगी मिटाने के लिए आपने कहा है, या आपने हकीकत बयान नहीं की। आज भी आप भी ख्वाजा आसफ ही लगे, ठीक है। तो यहाँ से बात यह है कि अब हालात मुझे नहीं समझ, आज अब हालात जो है ना वो किसी और तरफ जा रहे हैं। देखें, चाइना आपको वार्निंग दे के गया है, चाइना आपको इशारा दे के गया है, चाइना आपको कह के गया है कि अपने सियासी हालात बेहतर करें। अमेरिका ने आपको, ये अमेरिकन कांग्रेस में जो हुआ है, ये आपको एक वहाँ से पैगाम आ गया है, किसी और तरफ से आपको मिल कुछ नहीं रहा। मौलाना साहब के बकौल के चाइना से आप खाली हाथ आ गए हैं। आप मुझे बता दें फिर आप करेंगे क्या? आज एक दिन पहले राना सनाउल्लाह कहते हैं, बार बार एक सवाल के जवाब में सवाल कुछ हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम डट कर इमरान खान के खिलाफ खड़े होंगे, यही कहते हैं ना। और आज वज़ीर आज़म साहब क्या फरमाते हैं? राना साहब, वो वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, तो एक लम्हे को मेरी समाज जो है वो ज़रा लड़खड़ा गई। मुझे लगा वो कह रहे हैं मलकू को आगे लेके जाने के लिए बैठ के बात। मलकू तो रह गया बेचारा। अब तो वो गाने भी गा गया। और चले मलकू को छोड़े, मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब आपकी भतीजी वज़ीर आला पंजाब हैं, आप उन्हें इतना ही कह दें कि बेचारी सनम जावेद और आलिया हमज़ा जो हैं, उनको कितने कितने घंटे बस में बिठाया जाता है इस शदीद गर्मी में, कितने कितने दिन का उनका रिमांड लिया जा रहा है। क्या आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ था? कभी बता दें, आगाज तो करें। जिन्होंने जुर्म किया उन्हें सजा दें, बिल्कुल दें, लेकिन जिन्होंने जुर्म नहीं किया उन्हें इंतकाम का निशाना तो ना बनाए। किस को किस तरह तोड़ेंगे? फवाद चौधरी तोड़ा, बोल पर आज। इमरान इस्माइल, बोल पर आज। ज़ुबैर अहमद आपका है, बोल पड़ा। मुफ्ता इस्माइल आपका था, बोल पड़ा।
कौन कौन? शाहिदा खान अब्बासी आपका था, पोल पड़ा। दानियाल अजीज, दानियाल अजीज आपका था, पोल पड़ा। ये जो कल राना साहब ने कहा, मेरे लिए तो बड़े मोहतरम है, मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन जब बात होगी हकायक पे, ये जो कह रहे थे ना बार बार फितना फितना फितना, उसी एक शख्स के एक सिपाही ने जनाब इनको शिकस्त दी है। फैसलाबाद में तकरीबन क्लीन स्वीप किया है। एक सीट जो हाफिज मुमताज़ साहब वाली है, अगर उस नशिस्त पर भी फार्म 45 देख रहे हैं तो आपको रिजल्ट का पता चल जाए। क्या बात करते हैं? मान क्यों नहीं लेते आपके 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया है? आप मान लिया जी आप साधु हैं, मान लिया जी आपसे नेक आदमी कोई नहीं, नहीं अवाम आपको पसंद करती। जिसको अवाम ने वोट दिया है, आपको क्या हक पहुंचता है ये कहने का कि वो फलां है, वो फलां है, वो फलां है? आपके चेयरमैन थे ना पीडीएम के, अब मौलाना साहब, तो मौलाना साहब ने जो जो कहा, फिर हिम्मत करें, दिखाएं, सुनाएं उन्हें। कल एक ना पॉट आपने, हमारे प्रोड्यूसर साहब शायद नहीं निकाल सके, बताना चाहिए था, वो भी निकालना चाहिए था, जिस पे 3 दफ़ा पूछा था काशिफ अब्बासी साहब ने कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक है, वो कह रहे थे हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। तो फिर ये तो सब समझते हैं ना कि कौन किसको कहाँ पे क्या गिराना चाहता है। तो सिर्फ फिर मुजरम एक तो नहीं है ना, फिर मुजरम और भी हैं यासिर साहब। तो बाकी बात यह है यासिर साहब, ये चीज़ें तो अब रोज़े रोशन की तरह हैं। मुझे तो अब सब कुछ डगमगाता नज़र आ रहा है। मुझे ख़तरा है कि किसी दिन कोई तेज़ सियासी आंधी चली ना, तो इक़्तिदार की दीवार गिर ना जाए, और जिसको ये रोकना चाहते हैं वही गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है भाई। आज मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा है ना कि सारी गेम उसके इर्द गिर्द ही है, ये जितना चाहे जोर लगा ले। और भाई ये परेशान है, वो कह के लगाता है, वो जेल में बैठ के कह के लगा रहा है। ये इक़्तिदार में बैठ के इनके चेहरों पे रौनक नहीं है, वो जेल में बैठ के मुस्कुराता है, ये बाहर बैठकर परेशान रहते हैं। वो जेल में बैठकर घबरा नहीं रहा, ये बाहर बैठकर घबरा रहे हैं। वो जेल में बैठकर इनसे कोई भीख नहीं मांग रहा, इनसे कोई चीज़ नहीं मांग रहा, ये बाहर बैठकर तरले का रहे हैं, कुछ लो खुदा आदा वास्ता जे, खुदा आदा वास्ता जी। ये तो साहब है क्या ही मुज़ाकरत में बैठते हैं? क्यों बैठे भाई? हाँ, मुल्क की मुआशरत के लिए बैठे, मुल्क की सलामती के लिए बैठे, उस ऑपरेशन के लिए बैठे जो दहशतगर्दों के खिलाफ, बिल्कुल इस चीज़ के लिए बैठे। इंसाफ करें, अगर इमरान खान ने गलत किया तो सजा दें, अगर गलत नहीं किया तो 300 से ज़ायद दिन जो जेल काटी है उसका हिसाब कौन देगा? कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद, उसका हिसाब कौन देगा? उमर सरफराज चीमे का हिसाब कौन देगा? महमूद रशीद का हिसाब कौन देगा? मियां असलम इकबाल जो बेटी को सिर्फ प्यार देकर वहां से गायब हो गया, बेटियों को रुखसत करना हर बाप की एक ख्वाहिश होती है, उसका हिसाब कौन देगा? हमाद अजहर, जिसके बुरे बाप मियां अजहर जिसकी इतमाद है, उसे थानों में ले जाया गया, उसका हिसाब कौन देगा? आज भी कई कारकुन जो है, कई कारकुन, मियां महमूद रशीद समेत कई कारकुन जो हैं वो लापता हैं, उनका हिसाब कौन देगा? मुझे किसकी बात करें? कोई तो होगा ना जिसका हिसाब देना होगा। जरताज गुल को देखा था आपने किस तरह जलील किया गया था, याद है आपको जी? उसका हिसाब कौन देगा? तो आप पहले फैसला तो कर लें मियां साहब, फैसला कर लें इंसाफ के तहत। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई गलत है सजा दे दें, गलत नहीं है तो इब्तदा करें। क्या आपको नहीं पता इद्दत केस का कि यह गलत है? क्या इस्लाम की रूह से, क्या इस्लाम जो कुरान और सुन्नत की रूह से 5 या 6 बेटियां हैं, किसी एक की गवाही आई? 5 बेटियों में से किसी एक की गवाही आई? सभी की आई। क्या गवाही आई? माँ के हक में, माँ के हक में आई ना, उस साइड पे तो नहीं आई। नहीं। तो फिर आपने कौन चौधरी की गवाही अपने हक में ले ली?
ना करें, खुदा का वास्ता इस मुल्क को चलने दें। इस पे तो कल सर तफसीलन बात करेंगे, कल 3 बजे इसका फैसला भी आ जाना है और इन्हीं की मंशा के ऊपर जज साहब भी तब्दील हुआ है। अब फिर वो फैसला आता है तो फिर ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो तो देखना है। लेकिन राना साहब, फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, अब फवाद चौधरी साहब वो चार्जशीट भी एक फ्रेम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वो खान साहब के साथ अपने ताल्लुकात को भी कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त कदावर लीडर्स नहीं हैं, मेन टीयर लीडरशिप नहीं है, और मैंने सुना वो डरे भी हुए हैं कि अगर वो आ गए तो हम चूहे बन जाएंगे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी मैंने सुना, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं हुए थे, तो हम 6 या 7 सहाफ़ी हमें बुलाया गया। हम गए खान साहब के पास, हबीब अकरम साहब थे, मैं था, चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे, तो मुझे याद है एहतशामुल हक साहब थे। तो मैंने ही सवाल किया कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से, उन्होंने कहा यार मुझे अगर किसी शख्स का ज़्यादा दुख हुआ तो वो फवाद चौधरी है, उसने मेरी तंजीम में बड़ी मेहनत की थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए। देखिए मैं समझता हूँ कि मैं फवाद चौधरी आज भी खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। उसने वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी नहीं की जैसे बहुत से लोगों ने अचानक कर दी थी, लेकिन जो आज भी खड़े हैं कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ, वो शेर है, वो चूहा नहीं हो सकता। चूहा तो खड़ा ही नहीं होता ना यासर, चूहा नहीं खड़ा होता, शेर ही खड़ा होता है। और जितने लोग खड़े हैं, जिन हालात में खड़े हैं, किसी को भी नहीं पता। मुझे बताए ना, उमर यूब को जाने नहीं दिया गया अदालत के अंदर, कहां पे किसके साथ किस वक्त क्या बीतती है, शहरयार अफरीदी के साथ क्या बीती, क्या आप नहीं जानते? किसके साथ क्या बीतती है, कौन किस हालत में जाता है, क्या आप नहीं जानते? तो इन सारे हालात में जो खड़ा है वो मर्द आहन है। बस मैं इतनी बात कहूँगा, बाकी किसका इंटरव्यू क्या है वो चलने दें। फवाद चौधरी ने मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फवाद चौधरी बहुत से लोगों से मुख्तलिफ है। जिन लोगों ने बहुत जल्दी की, बहुत से आपके मेरे चाहने वाले भी थे जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। आपके शहर के तो कुछ लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी हो गए ना, अब खामोश बैठे हैं, एक सकूत तारी है, हू का आलम है। ओ भाई पल्ले क्या था, मैंने कल भी कहा था, मुझे पाकिस्तान के अंदर एक बंदा दिखा दें जो ये कह दे कि मैं ज़ाती हैसियत से इलेक्शन जीता हूं। अगर नून लीग का है तो नवाज शरीफ के वोट से जीता है, पीपल्स पार्टी का है तो भट्टो के वोट से वोट जीता है, और तहरीक इंसाफ का है तो इमरान खान के नाम पे वोट लेकर जीता है। खुद लोग कहते हैं, अभी तक कहते हैं, जो माइनस हुए वो माइनस हो गए, वो भी यही कहते हैं, वो क्लेम भी यही करते हैं कि हम अलहदा। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुज़ाकरात की दावत भी और धमकियां भी, और साथ में अनरेस्ट के ख़ात्मे के इक़दामात भी, और अनरेस्ट को बरकरार रखने के इक़दामात भी। तो ये कोशिशें किसकी रंग लाएंगी, कब तक लाएंगी, किस नज़रिए के तहत लाएंगी, कौन सा नया नैरेटिव बनेगा? अब अगर एक धड़ा मजबूत हो जाए और वो ये समझे कि ये जो नए टैक्सेस का नफाज हो रहा है ये मुश्किल डालेगा और लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, तो फिर लोग बात मानेंगे किस तरह और किसकी? इसी भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सैनिटर भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर आज देखा जाए कौमी असम्बली के मंजरनामे को, तो शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं, तो क्या कोई डायलॉग की राह हमवार हो रही है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस ज़मन के अंदर संजीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये होता है, क्या जैसे मौलाना साहब ने कहा हुआ है, क्या शहबाज शरीफ साहब के पास ये इख्तियारात हैं भी कि वो इस किस्म की बात करें या इस किस्म की चीज़ करें? चलो फॉर अ मिनट हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे मौलाना साहब ने कहा है कि उनको तो इसलिए रखा हुआ है कि वो कुर्सी
मल के रखे, वो जैसे हम लोग अक्सर नहीं होते अपने साथ वाले किसी फंक्शन के ऊपर रुमाल शुमाल रख लेते कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो उसी तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा कि चलो यार, उन्होंने कुर्सी पे मियां शहबाज शरीफ साहब को रखा हुआ। हाँ, तो फॉर अ मिनट हम ये मान लेते हैं कि उनके पास इख्तियारात है, ठीक है, और एज ए गवर्नमेंट वो चीजें कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले सवाल ये हो जाता है कि अगर वो बात करना चाहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से जिनको गलत तरीके से जेल में डाला है, चलो जेल में डाला है, वो अपने मेरिट पे निकल के आ जाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये गवर्नमेंट के इख्तियार नहीं है कि जो 3 MPO के तहत जिन लोगों को अंदर किया उनको बाहर छोड़ दें? 5777 लोगों को 1 साल में अंदर किया। इतना ज्यादा जुल्म आज से पहले कभी किसी मुल्क में आपने सुना है? मतलब 3 MPO का मतलब ये है कि आप ये कहें कि डॉक्टर हुमायूं अगर बाहर निकला तो वो शायद कुछ ऐसा काम कर दे जिससे कुछ गलती हो सकती है, उसको पकड़ के अंदर कर दो। ये बादशाहों के जमाने में भी नहीं होता था, ये तो फिर डेमोक्रेसी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, हमारा जो आइन है और हमारा जो लॉ है वो हमें इजाजत देता है कि अगर कोई औरत है, कोई बच्चा है या कोई बीमार आदमी है तो उसको, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब थे, जैसे शहबाज शरीफ साहब थे, कि अगर वो कोई बीमार है तो उसको, अगर वो किसी भी केस में अंदर है, चाहे वो BC के केस में अंदर है या कत्ल के केस में अंदर है या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर है, उसको आप बेल दे सकते हैं। और ये बेल का जो होता है ना, ये प्रोसिक्यूशन के पास होता है कि चलो यार हम इसको बेल दे देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। इस वक्त कितनी औरतें हैं 70 साल से ऊपर वाली हैं, कितनी औरतें हैं जो वहां पे हैं, जिनको आप सारा दिन गुजरांवाले, पहले एक शहर पे, दूसरा शहर पे, तीसरा शहर, कितनी दफा उनको छोड़ा है जुडिशरी ने, कितनी दफा हुकूमत ने उनको अंदर किया है, ठीक है। इसको भी जोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, ये एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं कि आप लोग अलग अलग नोट्स शेयर करते हैं, एहसन इकबाल कह रहे हैं कि हम 5 साल तक इनको वो करेंगे। अच्छा, उसको भी छोड़ दें, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर कुछ ना मिला कहीं से कुछ ढूंढ लेंगे इनको अंदर रखने के लिए। ये आज से नहीं है, ये 1980 से है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल इद्दत केस है, 3 बजे फैसला है, अभी तक इस वक्त तक तो इद्दत केस के अलावा कोई केस नहीं है। सुबह तक क्या हो जाता है वो किसी को भी मालूम नहीं। इद्दत केस में खान साहब बरी हो जाते हैं तो कल तैयारी है फिर पूरे इस्तकबाल की? सर देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे मेरे पूछे, मुझसे मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग खान साहब को वो करेंगे। इद्दत के केस में मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जो शख्स भी इद्दत के केस में मुलव्विस है वो बेसिकली शरीयत के खिलाफ जा रहा है और उसको अपने आप को तैयार कर देना चाहिए कि वो क़यामत वाले दिन वो कैसे अपने आप को छुड़ाएगा। इससे ज्यादा बड़ा बुख्तान, इससे ज्यादा बड़ा गलीज किस्म की चीजें आज तक उम्मत मुस्लिमा में किसी ने नहीं। जब वहां जहां कहा जाता है कि ये वाहिद जगह जहां पे औरत की गवाही मानी जाती है, एक शख्स है जो सारा 6 साल से सोया हुआ है, उठ जाता है। मतलब आप इससे ज्यादा, और जो मैं तो कहता हूं जो इस शख्स का लॉयर है उसको भी शर्म आनी चाहिए कि वो इस शख्स का लॉयर है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर एक बात याद रखें, मैं बताता हूँ ये क्यों इसको खान को आने नहीं देंगे बाहर। इमरान खान अगर और इंशाअल्लाह ताला कल बाहर आ जाता है तो बनी गाला पहुंचने से पहले इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा दावा, लोग वहां पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा दावा है कुछ। यासिर, मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल इतनी दुनिया पहुंचेगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद का पाकिस्तान की तारीख में इतना रश नहीं होगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कम से कम 8 घंटे लगेंगे अडियाला जेल से लेके ये जो हाईवे है ना, जो क्या है ये GT रोड है जो उधर से जाते हैं वहां तक, वहां से लेके कम 4 दिन 5 दिन लग जाएंगे उधर ये अपने बनी गाला तक पहुंचने में। आपका क्या ख्याल है ये गवर्नमेंट ये सारी चीजें वो प्रेशर कर लेंगे? आप देखेंगे यहाँ से कैसे जहाज भरते हैं और कैसे ये लोग बैठ जाते हैं।
और किसी की कमर का दर्द जाग जाएगा, किसी के पेट का दर्द जाग जाएगा, किसी के दिमाग के अंदर मसला था वो जाग जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। ये लोग वो कर नहीं सकते। आपका क्या ख्याल है, ये उनको आने देंगे? एक शेर को बाहर आने देंगे ये लोग? डॉक्टर साहब, एक इंटरव्यू का हवाला देना है जो फवाद चौधरी साहब ने दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को। उसमें उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो हैरत अंगेज़ तौर पे उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जी कि पार्टी अगर मैंने छोड़ी ना तो मेरा अली से रब्ता हुआ, और कहते हैं सभी को मालूम है कि अली का खान साहब से कितना अच्छा ताल्लुक़ है। तो उससे पहले खान साहब ने मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि तुम पे तशद्दुद हुआ, तो मैंने हाँ कहा, वो खामोश हो गए, और फिर बाद में अली से राब्ते में मुझे कहा गया कि ठीक है आप अलहदा हो जाएं, छोड़ दें पार्टी को। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने उनके कहने पे छोड़ा और मैं इससे कहा मैं पाकिस्तान पार्टी में जाना नहीं चाहता था। फिर दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि अभी अगर हमें कोई एडजस्ट नहीं ना कर रहा पार्टी के अंदर तो वो इस वजह से कि यहाँ पे छोटे लोग हैं और वो ये समझते हैं कि अगर हम आ गए तो उनकी जो है वक़्त वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो जो छोटे लोग कह रहे हैं वो किन को कह रहे हैं? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या मैं और क्या कोई और शख्स जो फवाद चौधरी या किसी भी पार्टी के मेंबर की जो फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या नहीं है, हम में से कोई इस काबिल नहीं है कि उसको डिसाइड कर सके। ये सारी चीजें पेंडिंग होंगी जब तक इमरान खान बाहर आके कह नहीं देता या अंदर रह के या किसी तरीके से कह नहीं देता कि हाँ हुमायूं तुम्हें पार्टी में नहीं होना चाहिए, या फवाद चौधरी तुम्हें होना चाहिए, या फलाना शख्स तुम्हें होना चाहिए या तुम्हें नहीं होना चाहिए। उन्होंने जब ये कह दिया तो किसी की क्या मजाल। तो फवाद चौधरी साहब अगर वो ये समझते कि ये सारी चीजें हैं, तो एक बात मैं बता देता हूँ, खान वादे का पक्का है। अगर उसने कहा है कि मैं करूंगा तो वो करेगा। अगर उसने कहा है, और उसने बहुत दफा अंदिया भी दिया है कि फलाने लोग या वो लोग या इन लोगों को हम कुछ नहीं कहेंगे, वो पार्टी में वापस आ जाएंगे। कब आएंगे? ये जब वो वापस आएंगे। इस वक्त तो हम लोग एक ऐसे उसमें फंसे हुए हैं ना कि आप ये जैसे नहीं होता कि माँ बाप अचानक से इधर उधर हो जाए तो सारे बच्चे जो होते परेशान होते, हम तो उस हालत में हैं। तो जब वो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आप फिक्र क्यों करते हैं? आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, नेपोलियन को जब इन लोगों ने हटाया था तो नेपोलियन वहां से निकल के क्या कह सकते हैं, आइलैंड से निकल के उसने फ्रांस के साहिल पे कदम रखा था। 100 दिन के अंदर वो सिर्फ मार्च करने के, तो उसके सामने जिन लोगों को भेजा था कि इसको पकड़ो, वो सब उसके साथ खड़े हो गए थे। तो 100 डेज ऑफ नेपोलियन के लिहाज से ये मशहूर है, और 100 डेज में नेपोलियन ने दोबारा फतह कर दिया। यहाँ तो 10 घंटे भी नहीं लगेंगे। खान को निकलने दो, खान को एक दफा सड़क पे कदम रखने दो, फिर मैं देखता हूँ क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अच्छा, कल के बाद आपकी हिकमत अमली तब्दील होगी, कल के बाद हिकमत अमली तेज़ होगी, कल के बाद आप कल के हालात को देखकर आप तहरीक की तरफ जाएंगे या फिर मज़ीद इंतज़ार करेंगे? देखिए, कल जब कल आएगा तो कल देखेंगे। वो कहते हैं लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। ठीक है, कल जब आएगा तो हम उस वक्त देखेंगे कि क्या होता है, किस लिहाज से होता है, और इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब कल देखेंगे ये तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में मोबिलाइज करने के लिए पहले एक स्ट्रेटेजी तो बनाई जाती है। ये तो नहीं कि जी सारा का सारा इस वक्त 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पूरा पॉलिटिकल पार्टी है। बात क्या कर रहे हैं आप 5 मिनट का आप एक काम करें ना, आप आधा घंटा पहले अनाउंस करें कि खान निकल रहा है, आधा घंटा पहले अनाउंस करें, फिर आप देखिए क्या होता है। तो ये पहुंचने देंगे सर? आप अनाउंस करवा दें एक दफा, फिर देखिए। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से फिर मुलाकात हुई है, लगता है दोस्तियां बिल्कुल पक्की होने जा रही हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, इनमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इनमें दोस्तियां नहीं होती हैं। इन लोगों के हर एक के अपने अपने मफादात होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी आइडियोलॉजी, अपने मफाद है।
मौलाना फजल रहमान की अपनी आइडियोलॉजी, अपने मफाद है, हम आइडियोलॉजी में एक दूसरे से फर्क है, आज भी फर्क है, कल भी फर्क है, आइंदा भी फर्क होगा, लेकिन एक आध एजेंडा पॉइंट पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। दैट कुड बी फॉर अ पॉलिटिकल रीजन और दैट कुड बी फॉर द ग्रेटर ऑफ पाकिस्तान, वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग उस तरीके की कोई अलायंस होगी जैसे PMLN और पीपल्स पार्टी ने, जो कि एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने के चक्रों में थे या पेट फाड़ के वो करना चाहते थे, तो वो चीज नहीं होगी। मेरा ख्याल है। एक डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। शानदाना गुलजार साहिबा बड़ी मोहतरम रुकन है आपकी, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम बानिए PTI को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते तो बेहतर है कि हम इस्तीफ़े दे दें। हम कमेटी खेल रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के डेस्क बजा रहे हैं। उन्होंने कहा शहरियार अफरीदी साहब ने इस्तीफ़ा देने का कहा तो मैंने आगे से धमकी दी, मैंने कहा हम भी इस्तीफ़े देंगे। फिर उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत ज़्यादा है और अब इमरान खान की रिहाई की बजाय क़यादत ओहदों के लिए कोशा है, जिसके बायस 21 अरकान असम्बली ने अलग ग्रुप बनाने का इंदिया दिया है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मुझे इसका नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैं एक चीज करता हूँ, वो कहते हैं कि अगर मैं हिस्ट्री को सामने रख के डिसीजन नहीं लूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हिटलर ने नेपोलियन की जो स्ट्रैटेजी को सामने रखा हुआ होता और वो रशिया के साथ ना लड़ता तो आज दुनिया की हिस्ट्री बदली हुई होती। तो अगर मैं देखूं कि किस तरीके से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिसीजंस लिए थे, आगे आपको पता होना चाहिए, आपके पास जो है ना मक्कार लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव नहीं करते, ये मक्कार लोग हैं, ये उस किस्म के वो नहीं होते, वो लूमड़ी और भेड़िया, वो किसी भी जगह से कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं कभी इस्तीफा ना दूं, क्योंकि ये इस्तीफा उनके लिए एक किस्म का एक ढाल है उनके खिलाफ। तो ये आप ये समझे कि मैं अपना ढाल क्यों उनके हवाले करूं, क्योंकि इनके अंदर कोई ऑनर नहीं है, ये कोई ऑनरेबल काम कभी नहीं करेंगे। ये आपको पकड़ के, आपको अगर इनका बस चला तो ये आपको किसी वक्त भी जबा कर सकते हैं। तो मैं तारीख से सीखना चाहिए कि तारीख में जहाँ पर जो ऐब थे उसको किस तरीके से ओवरकम करके मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हुकूमत के हवाले से जो बातें हैं उन्हीं से उसकी तायीद या तरदीद करवा लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है आगे बढ़ने की, किस तरीके से मौलाना को अपनी तरफ राग़िब किया जाएगा, जो कि होते हुए दिखाई नहीं देते। हालांकि आज उनके साथ जो मुसाफिया करने के बाद जिस तरीके से कहकहे के तौर पे हंसे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उससे तो ये लगता था कि मौलाना नरमी बरतेंगे, लेकिन मौलाना ने नरमी क्या बरतनी थी, अल्फाज से गोलाबारी की है और वो उसके शगाफ जो हैं वो पढ़ते हुए दिखाई दिए हैं बहुत से लोगों के नैरेटिव के ऊपर। तो इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली साहब, अगर देखें, मौलाना से मुलाकात करने मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए, फिर वज़ीर दाखिला गए, फिर यह भी कहा गया कि वो PTI की हिमायत नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही होंगे। लेकिन आज मौलाना जिस तरीके से गरजे बरसे हैं, पहले उन्होंने टैक्सेस के हवाले से बात की कि आप लोगों पे एतबार लोगों को है ही नहीं, लोग मानेंगे ही नहीं आपकी बात को और आपको टैक्स देने पर रजामंद ही नहीं होंगे। तो दूसरी बात उन्होंने चाइना के हवाले से की और उन्होंने कहा जी कि वो एक जुमला जो कह गए हैं उस जुमले के ऊपर गौर करें। जब ऐसी बातें हैं तो फिर मुल्क की बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बातें क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मौलाना साहब के साथ PMLN की क़यादत के बहुत दरीना मरासिम हैं और इसके बावजूद कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इंतखाबात में जो है वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं। अगरचे मौलाना साहब का जो ज़्यादा अक्सरियती इलाका है वो KPK में है और कुछ बलूचिस्तान में है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि मनसैरा और इन जगह पर बल्दियाती इलेक्शन में PMLN और मौलाना के उम्मीदवार आमने सामने थे। इस तरह से और भी कई जगहों पर होते हैं। लेकिन मौलाना साहब की पार्टी है, देखें, एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो किसी पार्टी में जम नहीं हो रहे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे अपोजिशन में बैठे या हुकूमत में बैठे, उनके शहबाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात, उनके नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे हैं, हमेशा खुशगवार रहेंगे। बाकी जहाँ तक मुलाकातों का सिलसिला है वो सियासी तनाजुर में है।
जाहिर है हमारी कोशिश होगी कि मौलाना साहब जिस तरह साबका अदवार में PMLN के साथ रहे, जिस तरह से कि जो अपोजिशन का टाइम था जिसमें कि तमाम पार्टीज के ऊपर जो उस वक्त अपोजिशन में थी उनकी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमे बनाए गए थे, तहरीक इकट्ठी चलाई, तो अब भी हम तवक्को करते हैं कि जो इस वक्त मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें मौलाना साहब हमारे साथ चले। नंबर ऑफ गेम्स में तो आपके सामने है कि वो PMLN के जो इत्तेहादी असम्बली में मौजूद है वो पूरे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि मौलाना साहब हमारे साथ होने चाहिए, हमारी पार्टी के साथ उनको हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए। गौर बलोच साहब, आपने मौलाना साहब की 2 दिन पहले की गुफ्तगू गालिबन नहीं सुनी, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने धोखा किया है, मेरे ज़रिए हुकूमत गिराई गई, मेरे ज़रिए तहरीक चलाई गई और मुझसे किए वादे पूरे नहीं किए। देखिए राना साहब, बात मौलाना साहब ने की है, जाहिर है कि उससे साफ जाहिर होता है कि मौलाना साहब की कुछ नाराजगियां हैं, लेकिन इसका सही जवाब तो नवाज शरीफ साहब ही दे सकते हैं। जरदारी साहब का या किसी और का हो तो वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के फोरम से आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के जो तर्जुमान हैं वही कहेंगे। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा सच्ची और खरी सियासत की है, उन्होंने अपने सियासी जो उनके हलीफ हैं उनके साथ कभी धोखा नहीं किया। मैं मौलाना साहब के साथ सादे एहतराम ये अर्ज करूँगा कि इस बात में उनकी सदाकत मुझे नज़र नहीं आती एक सियासी कारकुन की हैसियत से, क्योंकि मैं मियाँ साहब की पूरी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो अपने जो सियासी हलीफ हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ कभी भी धोखा या गलत वादा नहीं करते। तो वो फिर क्या शहबाज शरीफ साहब कर गए? क्योंकि पीटीआई से इत्तेहाद के हवाले से मौलाना ने यह कहा कि मारूजी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए कि मकासद पूरे होने के बाद जो लोग हैं वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी बन जाएं। तो फिर क्या ये समझें कि शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ हाथ किया? देखिए, बात ये है कि मौलाना साहब को पूरी आज़ादी हासिल है, अगर वो अपनी सियासी राहें, जाहिर है वो एक खुद मुख्तार पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह है और वो अपने सियासी रास्तों का। आपको एक बात बताऊं, हमारे साथ इत्तेहाद में उनके होने या ना होने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमारे साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं या हमारे साथ उनके तल्लुकात खराब हैं। जाहिर है जिस ग्राउंड पे वो पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। जिन धोखों का जिक्र वो हमारी लीडरशिप का नाम लेके करते हैं, हो सकता है वो नाम हमारी लीडरशिप का ले रहे हो, सुना किसी और को रहे हो, तो इसके बारे में तो मौलाना साहब भी बेहतर समझते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी लीडरशिप का ताल्लुक है, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता। नवाज शरीफ साहब ने कोई या शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमिटमेंट की हो, मरियम साहिबा ने कोई कमिटमेंट की हो और वो उस बात से हट के मतलब है कि किसी को धोखा दे दें, ये उनका सियासी किरदार है ही नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, वक्त ख़त्म हो चुका है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।